हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से जो 10 नवंबर को जो एमपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसको एनालिसिस करने वाले हैं। ये 100% एक्यूरेट एनालिसिस है, ठीक ना दोस्तों। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें और देखते आज जो क्वेश्चन काफ़ी रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देरी न करते हुए क्वेश्चनों को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए थे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखा कि मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री कौन है, ठीक ना। तो कौन है वो? कैलाश विजयवर्गीय है, ठीक ना। ऐसे प्रश्न आया था दोस्तों, ठीक ना। तो आइए दोस्तों, हम जितने भी मंत्री हैं यानी मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्रिमंडल है उसको टोटल को पढ़ लेते हैं, ठीक ना। ताकि और क्योंकि मंत्री से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं तो सभी मंत्रियों को देख लेंगे तो जो है सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा देखिए, अब मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, ठीक ना, जो वर्तमान में है 16वीं विधानसभा, ठीक। तो आइए दोस्तों, ये नाम है, ठीक ना, ये उनका वो क्या है और आवंटित विभाग। देखिए मोहन यादव कौन है? तो मोहन यादव जो है मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पर। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? मोहन यादव है। अगर पहले पूछे तो रविशंकर है, ठीक ना। और अगर पहले राज्यपाल पूछे तो कौन है? पट्टाभी सीतारामैया है, ठीक ना। अब आइए और देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री देखिए, तो इनके बारे में तो आप जान ही गए। सामान्य गृह जल औद्योगिक नीति प्रोत्साहन जनसंपर्क नर्मदा घाटी विकास, ये सब इनके अंतर्गत आता है, ठीक ना। और जगदीश देवड़ा कौन है? ये उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक ना। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ये दोनों क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं। इनके अंतर्गत क्या आता है? जो श्री जगदीश देवड़ा उनके अंतर्गत आता है वित्त और वाणिज्यिक कर योजना आर्थिक एवं विकास सांख्यिकी, ठीक ना। और जो दूसरे हैं यानी राजेंद्र शुक्ल जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र आता है, ठीक ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, लिखा कुंवर विजय शाह, ये कौन मंत्री हैं? ये जो मंत्री हैं ये कौन से मंत्री हैं? जनजाति कार्य लोक एवं परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल और गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास इनका काम है, ठीक ना। और देखिए कैलाश विजयवर्गीय जो अभी आंसर था ना, ये कौन से मंत्री हैं? ये नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री है, ठीक ना, जो अभी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और देखिए ये श्री प्रहलाद सिंह पटेल जो कौन से मंत्री? पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री हैं, ठीक है। राकेश सिंह कौन मंत्री हैं? तो ये लोक निर्माण मंत्री हैं। करण सिंह वर्मा कौन मंत्री हैं? तो ये राजस्व के मंत्री हैं, ठीक ना, एकत्रित करने वाले। उदय प्रताप सिंह कौन मंत्री हैं? तो परिवहन स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, परिवहन के और स्कूल की शिक्षा मंत्री हैं। और देखिए दोस्तों, और श्री संपत्ति उइकी मंत्री कौन? लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के हैं, ठीक ना। और तुलसीराम सिलवट जो हैं ये जल संसाधन मंत्री हैं। श्री एदल सिंह कंसाना कौन मंत्री हैं? किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री हैं। सुश्री निर्मला भूरिया कौन मंत्री हैं? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। श्री गोविंद सिंह राजपूत, ये कहाँ के? मध्य प्रदेश के, ठीक ना। श्री गोविंद सिंह राजपूत कौन है? ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। और श्री विश्वास सारंग जो है ये कौन से मंत्री? खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश के। और जो है दोस्तों नारायण सिंह कुशवाहा, ये कौन मंत्री हैं? सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण उद्योग तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। श्रीनगर सिंह चौहान कौन मंत्री हैं? ये अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री हैं। और श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कौन है? ये ऊर्जा मंत्री हैं। श्री राकेश शुक्ला कौन मंत्री है? ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, ठीक ना दोस्तों। और देखिए श्री चैतन्य कश्यप कौन मंत्री हैं? सूक्ष्म एवं लघु माध्यम और उद्यम, ठीक ना। श्री इंद्र सिंह परमार, ये कौन से मंत्री? उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, केवल तकनीकी शिक्षा के लिए, ठीक ना। ये दोस्तों प्रश्न अभी एक और नीचे आएगा, तो अभी एक प्रश्न आएगा कौशल विकास मंत्री कौन थे यहाँ पर, तो देखना अगर कौशल विकास मंत्री कौन है, तो अगर ये ऑप्शन में हो और एक और अभी एक देखिए अभी बता रहे हैं श्री कृष्ण गौर कौन है? राज्य मंत्री जो पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, ठीक ना। एक हैं आपके एक मंत्री और देखिए उनका पूरा नाम देखिए,
इसमें नहीं आया है, वो कैसे कुछ करके है उनका टेटेवाल वो केवल कौशल विकास मंत्री हैं, ठीक ना। अभी आगे तो बता देंगे, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों रहा कि आल्हा और ऊदल ने कुल कितने युद्ध लड़े थे। तो दोस्तों कितने युद्ध लड़े थे, तो 52 युद्ध लड़े थे उन्होंने। आल्हा और ऊदल ने अपने जीवन काल में 52 लड़ाइयाँ लड़ी थी। यह संख्या प्रसिद्ध है कवि जगनिक द्वारा रचित आल्हा खंड नामक काव्य में वर्णित है, जो इन दोनों भाइयों की वीरता का वर्णन करती है, ठीक है दोस्तों। इन 52 लड़ाइयों में से ऊदल ने अकेले 30 युद्धों को नेतृत्व किया है और जीता था। इन वीर भाइयों की वीरता की गाथाएं आज भी बुंदेलखंड में गाई जाती हैं, ठीक। आल्हा खंड में 52 लड़ाइयाँ का वर्णन, जिनमें से नैनागढ़ की लड़ाई सबसे रोचक मानी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने रहा, ऐसा आया था कि पुरुष मुक्केबाजी में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होता है दोस्तों। तो पुरुष मुक्केबाजी में प्रत्येक राउंड जो है 3 मिनट का होता है, ठीक, जिसमें राउंड के बीच में 1 मिनट का आराम होता है। हालांकि मुकाबले की कुल लंबाई और राउंड की संख्या अलग अलग हो सकती है, जैसे कि ओलंपिक में 3 राउंड एवं पेशेवर मुकाबलों के 12 राउंड तक। राउंड की अवधि जो प्रत्येक राउंड 3 मिनट का होता है, ठीक ना। आराम प्रत्येक राउंड के बीच में 1 मिनट का आराम होता है, ठीक ना दोस्तों। और कुल राउंड देखिए पेशेवर मुकाबले के अधिकतम 12 राउंड तक हो सकते हैं, ठीक। ओलंपिक और शौकिया मुकाबले जो है आमतौर पर 3 राउंड के होते हैं, और अन्य मुकाबले कुछ मुकाबले 4, 6, 8 या 10 राउंड भी हो सकते हैं। देखिए दोस्तों आया था कि संजा चित्रकला किससे बनी होती है, ठीक ना। तो गोबर से, ठीक ना। एमपी में संजा चित्रकला गोबर से लीप कर और उससे उंगलियां से आकृति बनाई जाती है, जिसे बाद में फूलों की पंखुड़ी सजाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कुंवर मास में अविवाहित लड़कियां यह कला बनाती है, जिससे प्रतिदिन अलग अलग आकृतियां बनाकर उन्हें फूलों की पंखुड़ियों और कुमकुम से सजाती हैं। यह क्रम 16 दिनों तक चलता है और अंतिम दिन संजा का विसर्जन कर दिया जाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि टांस नदी, ठीक ना, कहाँ उद्गम टांस नदी का उद्गम किस रेंज से होता है। तो टांस यानी तमसा, उसे तमसा नदी भी कहते हैं, का उद्गम जो दोस्तों स्थल मध्य प्रदेश के मैहर जिले में कैमूर पर्वतमाला से होती है, जहाँ से यह तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली तमसे टॉन्स ये मैहर जिले कैमूर जिले से तमसा कुंड से निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के निकट गंगा में मिल जाती है। एक है बाण सागर बांध किस नदी पर बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। बाण सागर बांध आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। बाण सागर बांध क्या है, सोन नदी पर बना है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में देवलौन नामक स्थान पर स्थित एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। आज आया था कि किस नदी पर पूछ सकता है, किस जिले में है ये पूछ सकता है, या किस राज्य में ये पूछ सकता है, ठीक ना दोस्तों। तो आप जरूर से जरूर इसको पढ़ लेना। नदी किस नदी पर बना, सोन नदी पर बना है। स्थान का मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोन के पास में, ठीक। परियोजना का उद्देश्य क्या, सिंचाई और बिजली का उत्पादन करना। दोस्तों ये रहा आपका बाण सागर बांध, ठीक ना, ये बाण सागर बांध है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि समर्पण कला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। समर्पण कला जो पुस्तक है वो डॉक्टर जयशंकर सिंह सोलंकी के द्वारा लिखी गई थी। यह एक आध्यात्मिक पुस्तक है, आचार्य श्री राम शर्माचार्य की शिक्षाओं पर आधारित और आत्मज्ञान, भक्ति और योग के महत्व पर जोर देती, ठीक है। लेखक कौन है, डॉक्टर जयशंकर सिंह सोलंकी। प्रकाशन स्याही प्रकाशन है। मुख्य विषय क्या है, आत्मज्ञान, भक्ति और योग समर्पण है, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने 8वां नंबर का कि संगीत के क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न जो है यहाँ पर आया था कि संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार किसको दिया गया था, ये प्रश्न आया था। तो ये एग्जैक्टली पता नहीं था कि किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। संगीत के क्षेत्र में तो सब काफ़ी को मिला है। अगर ये पूछता कि संगीत के क्षेत्र में 2025 में किसको मिला है तो फिर बताया जा सकता था, लेकिन ऐसे नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो आप लोग संगीत के क्षेत्र जितने भी पुरस्कार दिए गए उनको पढ़ लेना। ऑप्शन के हिसाब से इसको बताया जा सकता है, इसे बता भी नहीं जा सकता क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन सही से नहीं मिल पाया था। तो अगला प्रश्न था दोस्तों ये 8वां नंबर का था, ये 9 नंबर का प्रश्न था। एक ही कलर हो गया था। तो आया था कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मतलब कौन सा नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य करते हैं। तो आप लोग बताइए। देखिए सिक्किम के प्रमुख नृत्य कौन है, मारुनी। यह कार्तिक माह में नेपाली समुदाय द्वारा किया जाता है।
तमांग सेलो एक सिक्किम का है नृत्य जो तमांग समुदाय द्वारा किए जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। सिंगिम छमिया एक लोकप्रिय नृत्य है। और छूट फाट ये लोग लेप्चा समुदाय द्वारा कंचनजंगा पर्वत की पूजा के लिए किया जाने वाला नृत्य है। और यांगछम यह एक सम्मान में किया जाता है जो सिक्किम के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। ऑप्शन के हिसाब से आप बता सकते हैं, ठीक ना दोस्तों, आप सभी को पढ़ लीजिए। ठीक। अरुणाचल प्रदेश की बात रही तो अरुणाचल प्रदेश देखिए बेसिकली यहाँ पर आंजी लामो एक लोकप्रिय नृत्य है। पासी कोंगांकी आदि जनजाति द्वारा सामाजिक कार्यों को दर्शाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। पोनांगू एक नृत्य है जो कि पोनांगू लोक नृत्य मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है। यांगछम भी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों में किया जाता है, ठीक है। बारडोछम क्या है, अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक है। और भी यहाँ पर नृत्य है, आप लोग ये मेन नृत्य है, ठीक ना, यहीं पर से आया होगा क्वेश्चन, ठीक ना, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने कि आया था कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्मों का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध धर्मों के कई त्यौहार मनाए, जिनमें सिक्किम में सागा दावा और दुप्रुत से प्रमुख है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सोक्रान और लोंगटे युल्लो जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए सिक्किम में कौन, सागा दावा, यह सिक्किम में सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहारों में से एक है। इसमें ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक ना दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि ट्रिपल ब्लेड फेस्टिवल किसे कहते हैं। और दुबका तेसी यह सिक्किम के बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है जो पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है, ठीक ना दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश देखिए कि सोगाक्रान या अरुणाचल प्रदेश की तई, खामती और सिंगफाओ जैसे जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले एक नववर्ष का त्यौहार है, ठीक। लोंगटे यह अरुणाचल प्रदेश की न्यासी जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला पुराने त्योहारों में से एक है, ठीक ना। और लोसर क्या, हालांकि ये तिब्बती बौद्धों का नववर्ष उत्सव है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में से इसे भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न रहा 10वां नंबर का कि मध्य प्रदेश के कौशल विकास मंत्री, अभी बता रहे थे ना कि कौशल विकास मंत्री कौन है, तो अगर देखो ये कौन है, श्री गौतम टेटीवाल। ये मेनली कौन है, ये केवल कौशल विकास मंत्री हैं, ठीक ना, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री हैं। एक अभी जो ऊपर बता रहे थे इंद्र परमार के नाम था, तो तकनीकी शिक्षा के लिए, ठीक। अगर ऑप्शन में अगर ये वाला हो तो इसको लगाइएगा, अगर वो वाला हो तो उसको लगाइएगा, ठीक ना दोस्तों, क्योंकि दो साथ में नहीं आएंगे जल्दी। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियाँ, ये राज्य मंत्री हैं, ठीक ना, ये राज्य नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियाँ जो भ्रंश घाटियों से होकर हो जाती है। पूछा था कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में, ठीक है, तो नर्मदा और मेनली ताप्ती जो नदी है वो भारत के प्रमुख भ्रंश घाटी से उत्पन्न है, ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा इनको। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अन्य नदियां जो भ्रंश घाट से होकर गुजरती हैं उन्हें छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी और ताप्ती भी शामिल, ठीक है। ताप्ती नदी और माही नदी भी भ्रंश घाटियों के माध्यम से श्रेणियों के बीच से निकलती हैं, ठीक। और भारत में 3 नदियाँ मेनली हैं जो भ्रंश घाटियों से उत्पन्न होती हैं, जो भ्रंश घाटी से होकर होती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली 2 नदियाँ दामोदर और मतलब ताप्ती है, दामोदर, ये 3 जो नदियाँ हैं, दामोदर और ताप्ती और नर्मदा है, ठीक ना। भ्रंश घाटी, अब देखिए थोड़ा भ्रंश घाटी क्या है, तो भ्रंश घाटी एक तराई का क्षेत्र है जो वहाँ बनता है, जो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटें अलग हो जाती हैं, ये टूट जाती हैं, ठीक ना, जिससे वहाँ पर भ्रंश हो जाता है, उसे ही भ्रंश फिर घाटी। भ्रंश घाटियाँ भूमि और समुद्र के तल दोनों पर पाई जाती हैं, जहाँ वे समुद्र तल के फैलने की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक। ऐसा बाद में क्या होता है कि क्षरण के ताकतों द्वारा रैखिक अवसाद को और गहरा किया जाता है। भारत में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण ढलानों पर मालवा पठार पर ढलान की सीमा बनती है, जिससे नीचे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, और इस घाटी में पश्चिम दिशा में नर्मदा नदी बहती है। और 12 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में 1990 की आपदा का कारण क्या था। देखिए 1990 में, देखिए 1990 में भारत में किसी एक प्रमुख आपदा के बजाय विभिन्न प्रकार की आपदाएं हुई, जिनमें से मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की चक्रवात मई और अन्य छोटे मोटे चक्रवात विक्षोभ शामिल थे। इसके अलावा अन्य प्राकृतिक घटनाएं और मानव निर्मित आपदाएं भी हुई, प्राकृतिक आपदाएं। देखिए इसमें से कि आंध्र प्रदेश चक्रवात मई 1990 में बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव प्रणाली विकसित हुई, जो बाद में एक भीषण चक्रवात में बदल गई। यह बंगाल की खाड़ी के ऊपर था और इनमें से 4 मई को अपनी शुरुआत धीरे धीरे भारत के दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ा।
अन्य चक्रवात देखिए 1990 के उत्तरी हिंद महासागर में कुल मिलाकर औसत से कम चक्रवाती विक्षोभ दर्ज किए गए, लेकिन यह एक तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात सीजन था। आप लोग इनको पढ़ लीजिए ताकि पता चले। खैर अगर 1990 से आएगा तो ये जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। एक है मानव निर्मित आपदाएं की अन्य घटनाएं भी कुछ प्रमुख घटनाएं, जैसे कि 20 अक्टूबर 1991 उत्तरकाशी भूकंप, जिसने कई लोगों की जान ले ली और कई घरों तक तबाह कर दिया, ठीक ना दोस्तों जो ये मेन डेट हैं, जो मेन महत्वपूर्ण जो वर्ष हैं, जैसे ये अभी 1990 आया, तो ऐसी जो डेटें हैं, तो इस पर अगर आप चाहेंगे तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि बता दीजिएगा, तो हम इसके लिए भी एक वीडियो ला देंगे, ठीक ना। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, मध्य प्रदेश में मिट्टी के खिलौने मुख्य रूप से किन जिलों में बनाए जाते हैं। तो बलबन का राज दरबार किस पर, देखो ये क्या है, मध्य प्रदेश में मिट्टी के खिलौने किस जिले में बनाए जाते हैं, ये आया था, ठीक ना दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, मुख्य खिलौने मुख्य रूप से किन जिलों में बनाए जाते हैं, तो ये किसमें बनाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में मिट्टी के खिलौने मुख्य रूप से बस्तर, झाबुआ, मंडला और बैतूल जिलों में बनाए जाते हैं, ठीक ना। हालांकि यह अन्य क्षेत्रों में जैसे बुंदेलखंड भी प्रचलित है। तो इन जिलों में स्थानीय मिट्टी का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के टेराकोटा वस्तु, मूर्तियाँ और खिलौने तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न रहा दोस्तों कि 14 नंबर का था कि जब तेज प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो पुतली क्या करती है, ठीक ना। तो जब प्रकाश यानी तेज प्रकाश जो है हमारी पुतली में पड़ता है तो क्या होता है, पुतली सिकुड़ जाती है, जिससे आँख में प्रवेश करने पर क्या है, जब आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, ठीक ना। जब प्रकाश मंद होता है तो ये फैल जाती है, जिससे आँख में प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को दोस्तों क्या कहती है, ये प्रक्रिया जो आँख सिकुड़ना और बंद करना प्रकाश के समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक ना। कभी आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा, समंजन क्षमता, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 15 नंबर का था कि लोहे पर कॉपर सल्फेट विलयन डालते हैं तो क्या बन जाता है। तो देखिए, लोहे के क्षण को कॉपर सल्फेट घोल में डालने पर फेरस सल्फेट का हरा घोल बनता है और लोहे की सतह पर तांबे की भूरी परत जम जाती है, ठीक ना। यह प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि लोहा Fe यानी और कॉपर अधिक क्रियाशील होते हैं और कॉपर सल्फेट CuSO4 से तांबे को विस्थापित कर देता है, जिससे फेरस सल्फेट यानी FeSO4 बनता है, ठीक ना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस चीज़ से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक जो है दोस्तों एसिड जो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है, ठीक ना। यह तब बनता है जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पानी में घोला जाता है तो इसका सरल रासायनिक सूत्र HCl और एक प्रबल अम्ल मिलता है, ठीक ना। अब 17 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि वर्ण विक्षेपण का उल्टा क्रम कौन सा है, ठीक ना। तो आइए देखिए कि वर्ण विक्षेपण का जो उल्टा क्रम है वो क्या है, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैगनी, विबग्योर है तो इसका उल्टा करके विबग्योर का उल्टा, ठीक ना। विबग्योर को पहले R आ जाएगा, फिर O और फिर Y, फिर G, फिर B और फिर I, फिर V, ठीक ना। ऐसे यह क्रम प्रिज्म के गुजरने के बाद रंगों के सबसे कम से सबसे अधिक विचलन की क्रम को दर्शाता है, जब लाल रंग का विचलन सबसे कम है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है, ठीक ना। ये है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा, पहले रेड है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, ये ऐसा पूछ रहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने 18 नंबर का कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है। तो जिंक धातु का लेपन किया जाता है, ठीक ना दोस्तों। और देखिए लोहे के जंग लगने से प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक ना। 2-3 बार हो चुका है अभी, जब से पेपर हो रहे हैं तो मध्य प्रदेश वाले में 2-3 बार पूछ चुका है। तो आप लोग ये अभी पूछा था कि लोहे में जंग लगना का जो सूत्र कितना होता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये उसका होता है Fe2O3 × XH2 यानी H2 की मात्रा कुछ भी हो सकती है, ठीक ना। तो ये किसमें का सूत्र था दोस्तों, ये था जंग का, ठीक ना। जंग सूत्र Fe2O3 और × XH2O, ठीक ना। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बलबन का राज दरबार किस पर आधारित था। यह बलबन ने अपने शासनकाल में
क्या परिवर्तन किए थे ये बताना है। तो देखिए बलबन का राज दरबार किस पर आधारित था, तो ये तो वही प्रश्न ही था। देखिए आ गया। तो देखिए बलबन का जो शासन था वह रक्त और लौह की नीति और राज्यत्व के सिद्धांत और शक्तिशाली केंद्रीकृत सैन्य प्रशासन पर आधारित था, ठीक ना दोस्तों। और उसने आंतरिक विद्रोहों को कुचलने, तुर्की अमीरों पर नियंत्रण रखने और मंगोल आक्रमण से सल्तनत की बचाने के लिए एक मजबूत और शक्तिशाली शासन प्रणाली की स्थापना की, स्थापित किया, ठीक ना। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक ना दोस्तों। ये जीके जीएस के क्वेश्चन जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये फर्स्ट शिफ्ट का था, तो सेकंड शिफ्ट का अभी 1-2 घंटे में वीडियो आ जाएगी, ठीक ना। तो अगली वीडियो के लिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।